गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं कैपेसिटिव नेटवर्क टॉपिक डील कर रहा था, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, देन प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल सिमेट्री, और मैंने उसके डेरिवेशंस भी आपको बताए, फार्मूले सिखाए। अभी नेटवर्क में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे बताने हैं, तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वन प्लेन सिमेट्री, देन टू प्लेन सिमेट्री, देन concept of principle and concept of principle of symmetry and superposition and miscellaneous problems। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें मैं डेरिवेशंस भी आपको दूंगा और डायग्राम की हेल्प से बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको ठीक से समझ में आ जाए। सो आप मेरे साथ सीरियसली वॉच करो और बने रहने की कोशिश करो, और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वन प्लेन सिमेट्री। सो योर टॉपिक इज़ वन प्लेन सिमेट्री। सो वन प्लेन सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोज आपकी क्वेश्चन में एक नेटवर्क गिवन है और आपसे पूछा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सिमेट्री कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जैसे ये जो डायग्राम है, अगर एक वर्टिकल प्लेन मिरर सेंटर पे रख दिया जाए, डिनोटेड बाय एक्स एक्स, सपोज दिस इज वर्टिकल प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट इमेज फाइंड करने की कोशिश करी जाए। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज 100% मिल जाते हैं, सो इसको हम लोग सिमेट्री प्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 4C को अगर ऑब्जेक्ट मानते हो, ये 4C इमेज हो गया। 2C को ऑब्जेक्ट मानते हो, 2C उसका इमेज हो गया। अगर 6C को ऑब्जेक्ट मानते हो, 6C उसका इमेज हो गया। एंड हाफ ऑफ C लेफ्ट साइड, हाफ ऑफ C राइट साइड, सो दे आर ऑब्जेक्ट एंड इमेज। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये जो नेटवर्क है, इसमें जब मैंने ए बी पे परपेंडिकुलर सेंटर पे प्लेन मिरर रखा, मुझको 100% इमेज मिल गया। 100% इमेज मिलना चाहिए, अगर एक भी इमेज नहीं मिला फिर सिमेट्री नहीं मानी जाती है। 100% इमेज यहाँ पे मिरर इमेज मिल गया, तो इसको वन प्लेन सिमेट्री हम लोग कर सकते हैं, सिंगल प्लेन सिमेट्री। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? तुम सोचते होगे कि हम लोग सिमेट्री ढूंढने की कोशिश ही क्यों करते हैं। अगर कोशिश नहीं करेंगे, कुछ टेक्निक नहीं लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझाता हूँ। देखो 6C एंड 6C ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बीच में डाइवर्जन है। सीरीज कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? बीच में कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, तभी वो सीरीज होता है। 2C एंड 6C ये पैरेलल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? माना कि 6C की लेफ्ट प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड है, 2C की लेफ्ट प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड है, मगर जब राइट प्लेट की बात आएगी तो 6C की राइट प्लेट पॉइंट ओ से कनेक्टेड है, लेकिन 2C की राइट प्लेट पॉइंट ओ से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन में ये 4C ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो 2C की राइट प्लेट पॉइंट ओ से डायरेक्टली कनेक्टेड कतई नहीं है, इसलिए दोनों पैरेलल में नहीं होंगे, ये दोनों सीरीज़ में नहीं होंगे, ये दोनों सीरीज़ में नहीं होंगे, ये दोनों पैरेलल में नहीं होंगे। तो बच्चे, जब सीरीज़ और पैरेलल दिखता ही नहीं है तो डायग्राम रिड्यूस नहीं होता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी सॉल्व भी नहीं होता है। तो कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमने ढूंढ लिया कि ये सिमेट्री प्लेन मौजूद है। सिमेट्री प्लेन का एडवांटेज ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज हुआ करते हैं, उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है। जैसे 4C एंड 4C सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, 2C एंड 2C सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, 6C एंड 6C
सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। बिटवीन ए एंड बी एक हाइपोथेटिकल बैटरी जोड़ लेते हैं। हाइपोथेटिकल बैटरी, दरअसल इस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद एनालिसिस ईजी हो जाती है, इसलिए हम लोग इस बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। और माना कि ये बैटरी स्विच ऑन कर दी गई, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज ये पुश आउट करेगी, एंड सपोज दैट चार्ज इज क्यू, और ये पॉजिटिव चार्ज, सारे चार्ज पॉजिटिव माने जाते हैं, जंक्शन ए पे पहुंचेगा। बच्चों, जंक्शन ए पे पहुंचने के बाद ये चार्ज यहाँ पे इंटर करेगा और इस जंक्शन पे कलेक्ट होगा। यहाँ पे चार्ज डाइवर्जिंग होगा और इस जंक्शन पे चार्ज कन्वर्जिंग होगा, तभी कलेक्ट होके बाहर निकल पाएगा और बैटरी के अक्रॉस सर्कुलेट हो पाएगा। तो जंक्शन ए पे डाइवर्जिंग दिखाना होता है, जंक्शन बी पे कन्वर्जिंग दिखाना होता है, तब जाके ये चार्ज का सर्कुलेशन जस्टिफाई होता है। तो मैंने दिखाया थ्रू टू सी जो चार्ज का अमाउंट फ्लो कर रहा है, दैट इज एक्स। बच्चों, मैं पिछले एपिसोड में सिखाया हूँ आपको कि जब हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं जंक्शन पे, तो जो चार्ज होता है वो अगले जंक्शन तक मूव करता है। दो जंक्शन के बीच में चार्ज चेंज नहीं होता, नहीं तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वायलेशन होगा। तो जंक्शन ए से चलेगा तो इस जंक्शन तक एक्स ही दिखाना होगा। फिर इस वाले 6C में आपने वाई दिखा डाला। अब बच्चों सिमेट्री का फ़ायदा उठाओ। 2C का मिरर इमेज 2C, तो जिसमें इसमें चार्ज एक्स असेंडिंग दिखाए हो, तो मिरर इमेज में सेम चार्ज आप डिसेंडिंग दिखाओगे। बच्चों, यहाँ डिसेंडिंग क्यों दिखाओगे, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि जंक्शन बी पे चार्ज को कन्वर्ज होके कलेक्ट होना है। तो कन्वर्जिंग नेचर दिखाओगे तभी कलेक्ट होके क्यू बन के बाहर जाएगा। ये जस्ट कॉमन सेंस। जंक्शन बी पे कन्वर्जिंग होगा, जंक्शन ए पर डाइवर्जिंग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 2C में चार्ज का सेम होगा। 6C में वाई दिखाओ अप टू द नेक्स्ट जंक्शन हो। 6C का मिरर इमेज 6C, इसमें भी वाई दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वाई का नेचर होगा कन्वर्जिंग एट बी, यहाँ पे वाई का नेचर होगा डाइवर्जिंग फ्रॉम ए। बच्चों, मान लो कि 4C में जेड दिखाती हो, तुम सोच रहोगे कि आपने कैसे कन्फर्मली डाउनवर्ड दिखा दिया। सही बात है, ये अपवर्ड भी हो सकता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। कोई एक अजम्पशन लेते हैं, उससे मेरे सॉल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लिया कि मैंने डाउनवर्ड अजम्पशन ले लिया, एज पर अजम्पशन इसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं कि 4C में जो डाउनवर्ड जा रहा है। 4C का मिरर इमेज 4C, तो जब लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड दिखाएंगे तो राइट साइड में अपवर्ड दिखाएंगे, पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम रखेंगे। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सेंटर में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे यहाँ पे एक्स असेंडिंग था, यहाँ एक्स डिसेंडिंग था, यहाँ डाइवर्जिंग वाई था, यहाँ कन्वर्जिंग वाई था, तो लॉजिक कहता है कि जब सेंट्रल वर्टिकल प्लेन मिलता है मुझको सिमेट्री का, तो चार्ज का डायरेक्शन रिवर्स दिखाना ही पड़ेगा। इसमें जेड को डाउनवर्ड दिखाए हो, 4C इमेज है, इसमें जेड अपवर्ड दिखाओगे। प्यारे बच्चों, इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ डायरेक्ट यूज़ कर लो। एक अजम्पशन ले लो कि सपोज एक्स इज मोर देन जेड, तुम लेस देन जेड भी ले सकते हो, उससे हमारे सॉल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अभी समझ आ जाएगा। कोई एक अजम्पशन ले लो, सपोज एक्स इज मोर देन जेड, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो राइटवर्ड जाएगा अप टू द नेक्स्ट जंक्शन, यहाँ तक आएगा एक्स माइनस जेड। एज पर अजम्पशन ये पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों कलेक्ट हो जाएंगे और एडअप होकर ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी दिखाई पड़ेगी। तो बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने दिखाया है, आप सोचते होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है बच्चों कि जो जेड डाउनवर्ड आके फिर अपवर्ड घूम गया, जेड डाउनवर्ड आकर अपवर्ड घूम गया, वाई बिल्कुल स्ट्रेट राइटवर्ड चला गया। इसको देख कर लगता है कि ये जो जंक्शन ओ है, इसको हम लोग डिसजॉइंट कर सकते हैं। अगर डिसजॉइंट कर भी देते हैं तो चार्ज सर्कुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
जो जैसे जा रहा है वैसा जाता रहेगा। तो बच्चों ये चार डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए कराते हैं सो दैट मुझको जंक्शन का बिहेवियर समझ में आए। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं इसको डिसजॉइंट करने जा रहा हूँ। आप देखो ये किस तरह से डिसजॉइंट होता है। ये कुछ इस तरह से डिसजॉइंट होगा। ये जो कॉपर वायर है ऐसे घूम जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, जिसमें वाई बिल्कुल सीधा जा रहा है जैसे पहले जा रहा था, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जेड ऐसे डाउनवर्ड आके अपवर्ड घूम गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसको डिसजॉइंट करने से चार्ज सर्कुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया। अब तुम सोचोगे कि मैंने डिसजॉइंट किया ही क्यों। बच्चों डिसजॉइंट करने से मुझे एक फ़ायदा समझ में आने लगा। अब मैं कह सकता हूँ कि 4C और 4C सीरीज़ में होंगे। देखो साइड बाय साइड कोई डाइवर्जन नहीं। 6C एंड 6C सीरीज़ में होंगे, साइड बाय साइड कोई डाइवर्जन नहीं। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा, दैट शुड बी 3C। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा, दैट शुड बी 2C। और जो 2C आएगा उसके साथ ये C पैरेलल में होगा। फिर इन तीनों का जो भी इक्विवेलेंट आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उसको एक सिंगल कैपेसिटर के तौर पे दिखाऊंगा। तो उसके साथ ये 2C और 2C सीरीज़ में कहे जाएंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम पर आइए। देखिए 4C सीरीज़ में हो गया, इसका इक्विवेलेंट 2C हो गया। 2C और ये C पैरेलल में हो गया, इन तीनों का इक्विवेलेंट 3C हो गया। गॉट इट। 3C के साथ 2C एंड 2C सीरीज़ में आएगा। उसके बाद ये जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है प्यारे बच्चों, इन सब का इक्विवेलेंट मान लिया C1 हो गया। तो मैं C1 का कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। लुक 1/C1 सीरीज कॉम्बिनेशन सिखाया आपको कि 3C के साथ 2C और 2C सीरीज में आएंगे। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। सपोज C1 इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑल थ्री, दैट शुड बी 1/2C प्लस 1/3C प्लस 1/2C अगेन 1/C1। बच्चों इन दोनों को ऐड कर सकते हो, ऐड करोगे आएगा 2/2C, दैट इज 1/C। सो राइट हियर 1/C प्लस 1/3C, that is 4/3C. Now take reciprocal to get C1 equals 3C/4। तो प्यारे बच्चों आपने देखा मैंने C1 की वैल्यू निकाल डाली। अब C1 तो निकाल डाला और डायग्राम बता रहा है कि 6C और 6C सीरीज में होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 3C आएगा। आई मीन C2 जो दिखाया हूँ इसकी वैल्यू 3C मानी जाएगी। उसके बाद बच्चों डायग्राम में एक टॉप रो आएगा, टॉप रो में C1 दिखाऊंगा, बॉटम रो में C2 दिखाऊंगा और C1 C2 पैरेलल में माने जाएंगे बिटवीन ए एंड बी। सो फाइनल डायग्राम देखो, C1 टॉप रो, C2 बॉटम रो, and obviously between A and B they are connected in parallel combination. So equivalent between A and B written as C1 plus C2, and C1 is 3C/4, C2 is 3C, so summation is 15C/4। तो बच्चों मैंने इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी इक्वलेंट मैंने सॉल्व कर लिया, CAB, और उसकी वैल्यू आ रही है 15C/4, या आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा इसमें चार्ज सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या हुआ। अगर मैं चार्ज सर्कुलेशन नहीं दिखाता तो जंक्शन को डिसजॉइंट नहीं किया होता, फिर सीरीज पैरेलल मेरा दिखता नहीं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सिमेट्री फाइंड करी जाती है
चार्ज सर्कुलेट कराया जाता है, जंक्शन को डिसजॉइंट किया जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्लेन सिमेट्री। इसका एग्जांपल देखिए आप। बच्चों ये कैपेसिटिव नेटवर्क है, इसमें आपसे पूछा फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपसे पूछा ये कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसमें सिमेट्री ना फाइंड करूं, चार्ज सर्कुलेशन को ना दिखाऊं, तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो 60 एंड 60 सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि बीच में डाइवर्जन है। 2C एंड 6C पैरेलल में नहीं होंगे क्योंकि 2C की राइट प्लेट 6C की राइट प्लेट जब वो से कनेक्ट करोगे तो इस वाले कनेक्शन में रास्ते में 4C डिस्टर्ब करेगा। 4C की वजह से ये दोनों पैरेलल में नहीं होंगे। ड्यू टू सेम रीजन ये भी दोनों पैरेलल में नहीं होंगे। इसमें कोई भी दो पैरेलल में नहीं होंगे, कोई भी दो सीरीज में नहीं होंगे, और ये भी 4C सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि यहाँ बीच में डाइवर्जन है। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं और बीचों बीच एक सेंट्रल वर्टिकल प्लेन मिरर इरेक्ट करूं, एक्स एक्स डिनोटेड बाई एक्स एक्स, तो मुझको इमेज मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक 2C का इमेज 2C, 4C का इमेज 4C, 6C का इमेज 6C, 4C का इमेज 4C, 2C का इमेज 2C, हाफ C लेफ्ट साइड, हाफ C राइट साइड, दे आर ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। हाफ C लेफ्ट साइड, हाफ C राइट साइड, दे आर ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। तो बच्चों बिटवीन ए एंड बी मुझको 100% इमेज मिल गया। सो इट विल बी योर फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्स। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एक और सिमेट्री प्लेन पॉसिबल है। कैसे? अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर वाई वाई ए बी पे रख दूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर ए बी के लॉन्ग प्लेस कर दूं डिनोटेड बाय वाई वाई, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी ऑब्जेक्ट और इमेज दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा दिखाता हूँ। 2C का बॉटम इमेज 2C, 4C का बॉटम इमेज 4C, C का बॉटम इमेज C, 4C का बॉटम इमेज 4C, 2C का बॉटम इमेज 2C, half of C upper side, half of 6C lower side, and half of 6C upper side. So these are object and images. Half of 6C upper side, half of 6C lower side. These are also object and images. तो बच्चों आपने देखा कि ये जो वाई वाई प्लेन है इसके रिस्पेक्ट में 100% इमेज आपने पाया। You must say this is second plane of symmetry. So in this figure we have two plane of symmetry xx and yy. अब बच्चों जंक्शन को डिसजॉइंट करने के लिए एक हाइपोथेटिकल बैटरी लेनी होगी, फिर जंक्शन कैसे डिसजॉइंट होगा उसे समझना होगा, फिर सीरीज ऑफ पैरेलल दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करो, बिटवीन ए एंड बी एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर डालो। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज इमर्ज होगा, से दैट इज क्यू, और ये जंक्शन ए तक आएगा। इवन मैं सिखा चुका हूँ बच्चों की इमेजेस में सेम चार्ज होता है। जंक्शन ए पे चार्ज इंटर करेगा
तो उसका नेचर डाइवर्जिंग होगा। जंक्शन बी पे चार्ज कलेक्ट होगा और कलेक्ट होकर क्यू बन के बाहर जाएगा, तो यहाँ चार्ज का नेचर कन्वर्जिंग होगा। इसका मतलब लेफ्ट और राइट में डायरेक्शन पलट जाएगा। तो बच्चों 2c में एक्स दिखा दो, 6c में वाई दिखा दो, इस 2c में एक्स दिखा दो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये 2c का ये बॉटम इमेज था, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में सेम चार्ज होता है, लेकिन ये दोनों सेम साइड में है, तो जब इसमें डाइवर्जिंग होगा तो इसमें भी डाइवर्जिंग होगा। 2c का इमेज 2c, इसमें भी एक्स होगा। 2c का इमेज 2c, इसमें भी एक्स होगा। मगर ये दोनों लेफ्ट साइड में थे डाइवर्जिंग चार्ज, ये दोनों राइट साइड में है, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग चार्ज होगा। तो इसमें एक्स का डायरेक्शन आप कन्वर्जिंग टाइप का दिखाओगे। 6c में वाई दिखा चुके हो, 6c का राइट इमेज 6c, तो बच्चों यहाँ पे डाइवर्जिंग दिखाए हो, यहाँ पे कन्वर्जिंग दिखाना होगा क्योंकि राइट साइड में है। 4c में जेड डाउनवर्ड मान लो, तुम अपवर्ड भी दिखा सकते हो, ये शुरू में कंफर्म नहीं होता, लेकिन मेरे क्वेश्चन पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं डाउनवर्ड दिखा दिया। बॉटम इमेज 4c, तो बच्चों 4c दोनों लेफ्ट साइड में है, तो इसमें नेचर ऑफ चार्ज मूवमेंट सेम होगा। आई मीन तुम देख सकते हो कि अप टू दिस सेंटर इसमें कन्वर्जिंग नेचर है जेड का, इसमें भी कन्वर्जिंग ही होना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक ही साइड में। बट 4c का राइट इमेज 4c, इसमें भी जेड होगा, मगर लेफ्ट राइट में डायरेक्शन पलट जाता है। इसमें जेड डाउनवर्ड दिखा हो तो इसमें जेड अपवर्ड दिखाना होगा। 4c का इसमें भी जेड दिखाना होगा, इसमें जेड अपवर्ड था, इसमें जेड डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट में डायरेक्शन पलट जाता है। 6c में वाई डाइवर्जिंग, 6c में वाई कन्वर्जिंग। गॉट इट? अब बच्चों एक यहाँ पर एक आ जाएगा, मान लिया जाएगा कि सपोज एक्स इज मोर देन जेड, तो दोनों का डिफरेंस बिल्कुल स्ट्रेट राइटवर्ड जाएगा, एक्स माइनस जेड अप टू दिस। ड्यू टू सेम रीजन यहाँ भी एक्स माइनस जेड, इन दोनों का डिफरेंस राइटवर्ड जाएगा। तुम कह सकते हो कि एक्स माइनस जेड सी में दिखाए हो, उसका बॉटम इमेज से इसमें भी एक्स माइनस जेड ही जाएगा। तो आपने चार्ज सर्कुलेशन तो दिखा लिया, इसका एडवांटेज क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, ये जो सेंट्रल जंक्शन है यह डिसजॉइंटेड जंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अगर इसको डिसजॉइंट कर दिया जाए, इसको ऐसे घुमा दिया जाए ऊपर और इसको स्ट्रेट रखा जाए और इस वाले को ऐसे नीचे घुमा दिया जाए, तो भी चार्ज सर्कुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं इस जंक्शन को डिसजॉइंट करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, इसको स्ट्रेट रखो और इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो, ये डाउनवर्ड आकर अपवर्ड घूम गया, नो इफेक्ट। वाई सीधे चला गया, नो इफेक्ट। जेड अपवर्ड जाके डाउनवर्ड घूम गया, नो इफेक्ट। बच्चों चार्ज सर्कुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहते मेरा क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि अब ये दोनों सीरीज हो गए, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2c आएगा, उसके साथ ये पैरेलल में आएगा, 3c हो जाएगा, और 3c के साथ ये 2c सीरीज में आएगा, फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट c1 मान लिया जाएगा। बिल्कुल डिक्टो डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है लोअर साइड में, 4c सीरीज कहलाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2c होगा, उसके साथ ये पैरेलल में होगा तो इन तीनों का 3c होगा, और 3c के साथ ये 2c और ये 2c सीरीज में होगा, फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट c1 होगा। हाउएवर 6c और 6c सीरीज में होगा,
तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 3C हो जाएगा। तो बच्चों जैसे पिछली बार C1 निकाला था, एक बार फिर से दिखाता हूँ। C1 कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली वैसे जैसे पिछली बार था। 1/C1 इक्वल्स 1/2C प्लस 1/3C प्लस 1/2C, that is 1/C plus 1/3C, that is 4/3C. Take reciprocal, C1 equals 3C/4। देखो C1 आ गया। उसके बाद क्या होगा? एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क बनाऊंगा, बिटवीन A एंड B टॉप C1 दिखाऊंगा, फिर बिटवीन A एंड B बॉटम C1 दिखाऊंगा, फिर बिटवीन A एंड B स्ट्रेट C2 दिखाऊंगा, फिर ये तीनों पैरेलल में आएंगी और ये तीनों पैरेलल में आएंगे, तीनों का इक्विवेलेंट ऐसे दिखाऊंगा। करेक्ट। नाउ CAB इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C1, C1 3C/4, C2 3C, C1 3C/4। बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा 3C/2। नाउ 3C प्लस 3C/2 give me 9C/2। इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज 9C/2। डन। तो आप रियलाइज कर रहे होगे कि चार्ज का सर्कुलेशन दिखाना क्यों जरूरी है। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, चार्ज सर्कुलेट करवाते हैं, तभी समझ में आता है कि जंक्शन को कैसे ब्रेक करना होता है। जंक्शन ब्रेक होने के बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन। प्यारे बच्चों ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट पर आपके रूडो की बुक में क्वेश्चन एक मिलेगा और कहीं मिलता भी नहीं। वो 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत लोगों को समझ नहीं आता। बहुत लोग पजल्ड हो जाते हैं, उस क्वेश्चन क्रिटिसाइज करते हैं। वो सीनियर टीचर भी कहते हैं कि ये वाहियात क्वेश्चन है और इरोडो ने इसको पता नहीं क्यों कैसे दे दिया है, लेकिन इरोडो में सॉल्यूशन इसका हिंट दिया है, बिल्कुल सही दिया है और ये बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन है। थोड़ा प्रेजेंट सामान चाहिए और ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन इरोडो का है जो मैं यहाँ पे उठाया आपको समझाने के लिए। देखिए कैसे होता है। तो बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और इस बुक को मैंने पब्लिश कर दिया है। ई बुक के फॉर्मेट में अमेज़ॉन पे पब्लिश हो चुकी है 30 जून को, जिसका लिंक मैं व्हाट्सएप पे शेयर किया है। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड नहीं हैं वो लोग मेरी वेबसाइट के थ्रू भी इस बुक को ऑर्डर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ई बुक के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी, या आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो अमेज़ॉन का, क्या आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपके लाइब्रेरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में है, या ये जो वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ इस वीडियो की जो शुरुआत में कास्टिंग है वहाँ भी बुक्स का डिटेल है और मेरे वेबसाइट का यूआरएल है। तो आप रिवीजन के लिए ये बुक ऑर्डर या सब्सक्राइब कर लो और समझने के लिए मेरा वीडियो वॉच करो। रिवीजन के लिए एक बुक आपके टेबल पर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन कैसे यूज होता है। ये रोडो का क्वेश्चन है। इसमें ये छोटे छोटे आइडेंटिकल कैपेसिटर है जो दिखाए गए हैं और ये स्क्वायर डिवीजन है। कहा गया है कि सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है और इसको एक वायर मेश बोला जाएगा। सभी कैपेसिटर्स को कंडक्टिंग कॉपर वायर से कनेक्ट करके एक मेश बनाया गया, आई मीन
जाली बनाया गया है और एक ऐसा वायर मेश है, आई मीन कैपेसिटिव नेटवर्क है, जो लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी पे एक्सटेंड हो रहा है, राइट साइड में इन्फिनिटी पे एक्सटेंड हो रहा है, अपवर्ड इन्फिनिटी पे जा रहा है, डाउनवर्ड भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। नाउ दिस इज फिगर ए एंड ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल हैविंग कैपेसिटेंस C। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि ये जो एडजेसेंट साइड सेंटर पे है, एडजेसेंट सबसे छोटी साइड, इसके जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं ए एंड बी, बच्चों पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कुछ बच्चे जो बहुत सीरियस नहीं हैं, बहुत हल्के में चीज़ों को लेते हैं, वो तपाक से बोलेंगे कि बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल टू C। गलत। इक्वल टू C बच्चों तब होता है जब केवल एक अकेला कैपेसिटर जुड़ा होता है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो बिटवीन ए एंड बी ये पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। इसको सॉल्व करने की टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा आप कंसंट्रेट रहना और वो 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मैं तुम्हें समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो सिमेट्री और सुपरपोजिशन दो फिनोमिनन यहाँ पे यूज होने जा रहे हैं। अभी तक मैं आपको सिखाते आया हूँ कि कन्वीनियंस के लिए हमेशा एक बैटरी लगाया करते हैं। बिटवीन ए एंड बी एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर दो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। नेक्स्ट फिगर बी, इसको फिगर बी डिनोट किया हूँ। एक मैंने बैटरी कनेक्ट कर डाली। मैंने माना कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इमर्ज होगा, दैट इज Q। वो जंक्शन ए पे आएगा। किरचॉफ लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए अगर बैटरी के लेफ्ट साइड में Q है तो बैटरी के राइट साइड में Q होना ही चाहिए, और Q यहाँ से ऐसे इमर्ज होगा, फिर ऐसे सर्कुलेट होगा। आई मीन मैंने दिखाया है कि बैटरी के थ्रू Q चार्ज जंक्शन टू जंक्शन क्लॉकवाइज सर्कुलेट होगा। बट बच्चों प्रैक्टिकली क्या होगा, इसका हर सेगमेंट कनेक्टेड है, सर्किट कंप्लीट है। और जब सर्किट कंप्लीट है तो कायदे से जो चार्ज यहाँ इंटर करेगा तो पूरे नेटवर्क में फैल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पे ये ब्रोकन नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, पूरे नेटवर्क में फैल जाना चाहिए। लेकिन इनफाइनाइट जो इसमें डिविजन्स हैं, तो किस में कितना जाएगा ये जज करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे बच्चों, यहाँ पे दो इवेंट क्रिएट किया जाएगा। आई मीन एंटरिंग ऑफ चार्ज Q एट द जंक्शन A इज इवेंट नंबर 1। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, समझ आ जाएगा। चार्ज का इंटर होना इवेंट 1 माना जाएगा, चार्ज का लीव आउट होना, कम आउट होना इवेंट 2 माना जाएगा। तो बच्चों यहाँ मैं दो इवेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। एक बार चार्ज को इंटर कराऊंगा, एक बार चार्ज को यहाँ से बाहर निकालूंगा। दो इवेंट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ, देखो कैसे। प्यारे बच्चों, जब हम लोग चार्ज को इंटर होने की बात करेंगे तो निकलने की बात को भुला देंगे। दिमाग पे जोर डालो, आप निकलने की बात ही न करो, चर्चा ही न करो, सोचो ही मत। सिर्फ मान लो कि ये कहीं से आ रहा है, अब कैसे आ रहा है उसकी कहानी मत सोचो, और जंक्शन ए में इंटर कर रहा है, बस निकलने की बात एकदम दिमाग से बाहर कर दो। जब ये चार्ज यहाँ पे इंटर करेगा प्यारे बच्चों, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 4 रास्ते मिलेंगे, 4 पाथ्स। इट में गो लेफ्ट साइड, इट में गो अपवर्ड, इट में गो राइटवर्ड, इट में गो डाउनवर्ड। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 4 रास्ते मिलेंगे। देखा जाए तो 4 डायरेक्शन मिलेंगे, चारों डायरेक्शन में सिमेट्री है।
इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, अपवर्ड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेफ्टवर्ड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, डाउनवर्ड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, चारों डायरेक्शन में सिमेट्री है। नेटवर्क का जो मैकेनिज्म है, नेटवर्क के मैकेनिज्म में सिमेट्री है चारों डायरेक्शन में। तो सिमेट्री की वजह से ये जो टोटल चार्ज है चारों डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो राइटवर्ड क्यू बाई 4, आई मीन ए टू बी, अपवर्ड क्यू बाई 4, लेफ्टवर्ड क्यू बाई 4, डाउनवर्ड क्यू बाई 4। बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि अब इस जंक्शन पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये सब जानने की जरूरत पड़ती नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। बस सिमेट्री का फायदा उठाओ और चारों डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहता है कि वो एकदम किनारे तक पहुंच जाएगा, इन किस में कितना जाएगा वो सब मत सोचो। तो ये इवेंट नंबर 1 हो गया, एंटरिंग ऑफ चार्ज क्यू एट द जंक्शन ए। दिस इज इवेंट नंबर 1। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें ये समझ आ गया किस इवेंट में ए टू बी जो होगा, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड फ्लो करेगा, दैट विल बी क्यू बाई 4। अब इवेंट 2 बना लो, इवेंट 2, दिस वाज इवेंट 1। डिस्क्रिप्शन मेरी बुक में बहुत डिटेल में लिखा है, अगर आप परचेज करते हो। एक एक लाइन मैंने बहुत प्यार से अच्छे से समझाया, आप पढ़ के समझ सकते हो। सो बच्चों, इवेंट 2 है ये। इवेंट 2 में क्या दिखा रहा हूँ, द चार्ज क्यू इज कमिंग आउट ऑफ जंक्शन एट बी। चार्ज क्यू को सिर्फ निकलता हुआ दिखा रहा हूँ। अब इंटर करने के बाद भुला दो, इंटर करने के बाद यहाँ पे भुला दो, केवल चार्ज क्यू को निकलता हुआ दिखाऊं। तो बच्चों, आपको किरचॉफ लॉ की समझ पैदा हो गई होगी। अगर चार्ज क्यू निकलेगा तो चारों तरफ से चार्ज यहाँ कन्वर्ज होगा, आई मीन कलेक्ट होगा, तभी निकलेगा। तो इवेंट 1 में आपने मान लिया था कि चार्ज किनारों तक फैल चुका है, आई मीन इन्फिनिटी तक चार्ज इसमें फैल चुका है, ये आपने माना था। बच्चों, जब बी से निकलने की बात हम लोग करेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि अब चार्ज इन्फिनिटी से दौड़ेगा, रश आउट होगा। इन्फिनिटी से हर डायरेक्शन से चार्ज दौड़ दौड़ कर रश आउट होकर बी पे कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा, कन्वर्ज होगा। ऐसा आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और ऐसा एजम्पशन ले लो तो ये बात समझ में आ जाएगी। इवेंट 2 में माना जाएगा कि चारों डायरेक्शन से चार्ज दौड़ के जंक्शन बी पे पहुंचेगा। तो जब चार्ज चारों डायरेक्शन से दौड़ेगा तो उसको फिर सिमेट्री मिलेगी, इधर भी इन्फिनिटी से आएगा, इधर भी इन्फिनिटी से आएगा, इधर भी इन्फिनिटी से आएगा, इधर भी इन्फिनिटी से आएगा। तो चार्ज जब लौट कर आएगा तो उसको फिर सिमेट्री मिलेगी, यानी कि फिर इसमें क्यू बाई 4 आएगा, इसमें भी क्यू बाई 4 आएगा, इसमें भी क्यू बाई 4 आएगा, इसमें भी क्यू बाई 4 आएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट केवल इसी जंक्शन में है। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, उस सबको जानने की इस क्वेश्चन में कतई ज़रूरत नहीं है। तो जब क्यू बाई 4 चारों तरफ से आएगा, एक बार फिर आप कह सकते हो कि ए टू बी जो चार्ज फ्लो करेगा इवेंट 2 में, तो क्यू बाई 4 फ्लो करेगा। इवेंट 1 में भी इस डायरेक्शन में क्यू बाई 4 था, इवेंट 2 में भी इस डायरेक्शन में चार्ज क्यू बाई 4 है। यही इंपॉर्टेंट है। ये सब तो समझाने का तरीका है, इन तीनों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवेंट 1 दिखा दे रहा हूँ। बच्चों, इवेंट 1 में ए टू बी चार्ज क्यू बाई 4 था और इवेंट 2 में भी उसी डायरेक्शन में फिर से चार्ज क्यू बाई 4 है। मैं दोनों इवेंट को सुपरपोज करने जा रहा हूँ।
क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार अंदर जाए एक बार बाहर निकले। प्रैक्टिकली अंदर जाना और निकलना साथ में हो रहा है। इसलिए हम लोग इन दोनों इवेंट को सुपरपोज करने जा रहे हैं। तो सुपरपोज करेंगे तो सिचुएशन क्या होगी? बच्चों यहाँ पे मैंने दोनों इवेंट को सुपरपोज करा दिया है। तो बैटरी के क्रॉस तो जैसे क्यू था वैसे ही दिखाओगे, लेकिन ए टू बी जो चार्ज दिखाओगे अब आप Q/2 दिखाओगे। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने वेव मोशन में क्लास 11th में पढ़ा होगा। सुपरपोजिशन में अगर सेम डायरेक्शन में क्वांटिटीज है तो उसको ऐड कर देते हैं। बच्चों इवेंट 1 में Q/4 इधर जा रहा था, इवेंट 2 में भी Q/4 इधर जा रहा था, डायरेक्शन सेम था। तुम कह सकते हो कि करंट डेंसिटी अगर वेक्टर है तो J1 करंट डेंसिटी राइटवर्ड था शुरू में, इवेंट 2 में J2 करंट डेंसिटी भी राइटवर्ड है। तो सुपरपोजिशन थ्योरी में वेक्टर ऐड हो जाते हैं, J1 J2 दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। तो जब करंट डेंसिटी ऐड हो जाएगी तो करंट का मैग्नीट्यूड ऐड होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होगा। तो प्यारे बच्चों ए टू बी जो टोटल चार्ज ऐड हो जाएगा वो Q/4 प्लस Q/4 दैट बिकम्स Q/2। अब इधर जो 3 डायरेक्शन में चार्ज में दिखाया था, इधर जो 3 डायरेक्शन में चार्ज में दिखाया था, अब उससे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अदर 3 डायरेक्शन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट केवल ए टू बी में था। सुपरपोजिशन की थ्योरी कहती है कि टोटल चार्ज आएगा ए टू बी Q/2 और बाकी जो Q/2 होगा वो 3 डायरेक्शन में फैल जाएगा। एज पर एजम्पशन हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट प्लेट पे रुकेगा, इस पे होगा प्लस Q/2, फिर प्लस Q/2 यहाँ से मूव करेगा तो राइट प्लेट पर आएगा माइनस Q/2। अब बच्चों हम लोग ए से चलेंगे बी पे रुकेंगे, सीधे चलेंगे और किरचॉफ सेकंड लॉ को ओपन सेगमेंट में अप्लाई करेंगे, लूप में नहीं, सर्किटल सेगमेंट में अप्लाई करेंगे। सेगमेंट में भी वो काम करता है, लूप में भी काम करता है। ए से चलेंगे बी पे रुकेंगे। तो बच्चों इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? पहले यहाँ का पोटेंशियल राइट करूंगा VA, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस करूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला Q/C पढ़े हो, बट Q की जगह पे Q/2 लिखोगे, ये होगा माइनस Q/2/C। फिर B पे रुक जाओ तो लिखोगे इक्वल टू VB। इज इट? अभी देखो मैं इक्वेशन बना के दिखाया हूँ। VA माइनस Q/2/C इक्वल्स VB। जब VB को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे तो V माइनस VB आता है Q/2C। सही क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद बच्चों की इक्विवेलेंट सर्किट दिखाती है। देखो ऊपर वाले डायग्राम को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इवेंट 1 एंड 2। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते हैं, के और बी के बीच में जो नेटवर्क था पूरे नेटवर्क को एलिमिनेट कर देते हैं, आई मीन रिप्लेस करते हैं बाय अ सिंगल कैपेसिटर। और ये जो सिंगल कैपेसिटर है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर तब कहलाएगा जब ये अकेले वही काम करे जो सारे मिलके कर रहे थे। सारे मिलके क्या कर रहे थे, गिवन बैटरी से Q चार्ज विड्रॉ कर रहे थे। अगर ये अकेला कैपेसिटर
उसी बैटरी से वही क्यू चार्ज विड्रॉ कर पाए, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर माना जा सकता है। और इसकी कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माना जा सकता है, डिनोटेड बाय सी। सो यह सी इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। लेकिन बच्चों अब ये अकेला है, ये सिंगल लूप है। सिंगल लूप में सिंगल चार्ज बहता है, सिंगल करंट बहती है। इस क्यू चार्ज को ए टू बी बहता हुआ दिखाना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव माना जाता है। इस पे प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा। फिर मैं ऐसे चलूंगा, बी पे जाकर रुक जाऊंगा। फिर इक्वेशन क्या बनेगा, वी ए माइनस क्यू बाय सी इक्वल्स वी बी। देखो इक्वेशन बनाया हूं, वी ए माइनस क्यू बाय सी इक्वल्स वी बी, देन वी ए माइनस वी बी इक्वल्स क्यू बाय सी, से इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करोगे, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल करोगी। आई मीन क्यू बाई टू सी को क्यू अपॉन सी से इक्वल कराओगी। So look from equation 1 and 2, q by 2c equals q by c। बच्चों इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल आएगा। डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो c की वैल्यू 2c आएगी। आई मीन इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी कम्स आउट टू c। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया वो तो बहुत आसान है समझना, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत परेशान करने वाला है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कॉमन सेंस, सिमेट्री और सुपरपोजिशन का आइडिया होना चाहिए, और 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करूँ। अभी मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है, जैसे नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनफाइनाइट नेटवर्क। आप बुक्स में देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप करोड़ों में दिख जाएगा, डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक में भी दिख जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एक लैडर टाइप का नेटवर्क होता है जो इन्फिनिटी तक फैला हुआ होता है। पूछा जाता है इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। एक टाइप तो ऐसा होगा जिसकी पूरे एनालिसिस में अगले एपिसोड में देने वाला हूँ, बहुत प्यार से समझाऊंगा। मेरा समझाने का मेथड बिल्कुल यूनिक है बच्चों, ऐसा इंडिया में किसी किताब में तुमको ये मेथड मिलेगा नहीं। तुम चाहो तो किताबें पढ़ पढ़ के ढूंढ लेना, समझाने का तरीका देख लेना, मैं बहुत यूनिक तरीके से इसको समझाऊंगा तुम्हें। इनफाइनाइट नेटवर्क का और भी एक क्वेश्चन होता है, नेटवर्क इन्फिनिटी तक फैला होता है, लेकिन इसमें आखिर वाले एक कैपेसिटर के बारे में पूछा जाता है। इसको टर्मिनल कैपेसिटर बोलते हैं। कहते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो ताकि इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डिपेंड ना करे। फिर एक पार्ट और पूछा जाता है, ऑल्सो फाइंड आउट इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, जिसमें आखिर में दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू इस प्रकार से निकालो, अगर ये 10,000 ब्लॉक हैं तभी इक्विवेलेंट उतना ही मिले, 20,000 ब्लॉक हैं तभी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी उतना ही मिले। एक नए तरह का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लैडर में 2 तरह क्वेश्चन मैं अगले एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। पूरी एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाने जा रहा हूँ, आप इसको सीरियसली वॉच करना, मैं समझा दूंगा।
उसके बाद बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद के एपिसोड में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराऊंगा। इसमें तमाम कॉम्पिटिशन्स में पूछे हुए बहुत ही लाजवाब अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन जेई मेन का होगा, कुछ जेई एडवांस का होगा, कुछ नीट का होगा, कुछ ऑल इंडिया पीएमटी का होगा, कुछ ओलंपियाड का होगा, केवीपीवाई एनटीएससी का होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल एग्जांपल में, सफिशियंट क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, आप बहुत इंजॉय करोगे और आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, बोर्ड के लिए। तो यही मैं कराने वाला हूँ। नेक्स्ट एपिसोड को आप मिस नहीं करना, सीरियसली वॉच करना, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में। जो अच्छे टीचर हैं, नया टीचिंग शुरू करे होंगे, उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। वो इसको देखकर मेरी किताबों को पढ़कर एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने एंजॉय किया होगा, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरह से आप सारे वीडियो एपिसोड्स को सीरियसली और सिंसियरली वॉच करते रहो। और फ़ायदा उठाते रहो, और मेरे साथ इतनी देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड डे, and see you again